हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी हिंदी में कैसे करें 2020 का। ये तो आखिरी वीडियो है मेरी ओर से और आज एक लास्ट दिन है अपने करियर में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने तो खुद भी बहुत सारी बुक्स ऑर्डर कर ली हैं ऑलरेडी, जो मैं नेक्स्ट ईयर में पढ़ने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 सिलेबस की पहले इस वीडियो में, क्योंकि मैंने देखा आप सबसे ज्यादा चिंता करते हैं फेज 2 की। तो दो पेपर जो आते हैं आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, उसमें कौन से पॉइंट है और फिर मैं बात करूंगा फाइनेंस और मैनेजमेंट, वित्त और प्रबंधन के पेपर की। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे में आपके जो टॉपिक हैं जैसे होते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास। आपको यहाँ पर ये समझना है कि क्या होती है आर्थिक वृद्धि। आप पढ़ते हैं ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद घट गया, बढ़ गया, क्या कारण है इसके, कैसे इसको नापा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेंगे तो वो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। समझना है आपको, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और ये सही में आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इस पेपर में, फेज 2 के पेपर 1 में, वो जो सामान्य ज्ञान चल रहा है, जो अभी हो रही है न्यूज, उस पर होती हैं। जैसे कि भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, जितनी भी हम गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी स्कीम्स जो चलती हैं गरीबी उन्मूलन के लिए, जितने भी इसके टॉपिक हैं, वो लेटेस्ट जो डेटा होता है, जो स्कीम्स आज चल रही होती हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज, उनके टारगेट्स, उनके अचीवमेंट, उनके नाम, ये इसमें आते हैं ज्यादा। ऐसे ही अगला टॉपिक अगर मैं बोलूँ, सतत विकास और पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि पर्यावरण के लिए जो कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले तो आपको समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अगर हम सतत विकास की बात करते हैं तो उसमें केवल आर्थिक वृद्धि की बात नहीं होती है, लेकिन हमें उसमें मानव विकास समझना है, उसमें हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। ट्रिपल पी, अगर आपने कभी पढ़ा हो ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के साथ लोग और प्लेनेट भी इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्थिक सुधार 1990 के दशक के बाद जब जो आर्थिक सुधार आए, क्या हमारे यहाँ पे औद्योगिक और श्रम नीति में मुख्य चेंज आए। आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, समझिएगा इसको। मेन चीज समझनी है, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस आया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, और इकोनॉमिक प्लानिंग की इन सब में क्या योजना है, क्या भूमिका है। ये सब चीजों का आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। फिर आज के परिप्रेक्ष्य में, अभी आपने देखा होगा ये जो पिछला साल लगभग खत्म हो रहा है अब तो 2020, इसमें मौद्रिक नीति में और आर्थिक नीति में वो चीजें हुई हैं जो कभी हुई ही नहीं, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए मौद्रिक नीति और आर्थिक नीति क्या होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, क्या इसके फायदे हैं, और इसके लिए आपको जो व्यापार की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ट्रेड, वो भी समझनी पड़ेगी। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए क्यों आयात निर्यात नीति बनाई जाती है, उसके क्या फायदे हैं, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है जब हमने अपनी इकोनॉमी ओपन अप करी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान का संतुलन, बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। जब हम आयात करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर में, जब हम निर्यात करते हैं तो हमारे को डॉलर में कमाई होती है। जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका क्या रोल है। विश्व व्यापार संगठन WTO, अब अगर आप WTO जान रहे हैं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया गेट क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो उतना आपको इसका इतिहास भी समझना पड़ेगा। ये कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब बने हैं। भारत में सामाजिक संरचना, तो इसमें आपको बहुत कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है आपको। अब बहुसंस्कृतिवाद, अब संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत सारा ज्ञान हमें पहले से ही है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो डेटा रिलेटेड होंगे, जैसे जनसांख्यिक रुझान, मतलब डेमोग्राफिक ट्रेंड, मतलब इनकम कैटेगरी के हिसाब से शहर में कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं, ये सब डेटा आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे बात करें शहरीकरण और प्रवासन, इस बीच आपने और एक चीज देखी होगी कि कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रवासी जो शहरों में थे वो वापस गाँव की ओर गए। लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज, जो विकास है उसमें अंतर रहा है हमेशा पुरुषों में और महिलाओं के विकास में, उनके सामाजिक स्तर में, इनकम में, शिक्षा में। इन मुद्दों पे आपको चर्चा नहीं करनी है, वहां पे आपको डेटा पता होना है, लेकिन मुद्दों की समझ होनी है। बहुत सारा डेटा आपको उस समझ से याद रह जाता है।
और जो कोई बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन हुए हैं या ओवरऑल जो हमारा एक राजनीतिक तंत्र है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसमें हम भारत में रहने वाले लोगों को अपने राजनीतिक तंत्र की अच्छी खासी जानकारी होती है, इसको आप बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक लेकिन जो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो बहुत जरूरी टॉपिक है। ये लगता है बहुत सिंपल सा, लेकिन इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि बहुत सारे इंडेक्सेस हैं वो पता होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ से आया। जो इकोनॉमिस्ट हैं महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, उनको इसमें नोबेल प्राइज भी मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs IMF के, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। और जो भारत में सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में क्या चीजें हो रही हैं, इसमें आपकी सरकार की नीतियां, आपका इम्पोर्टेंट डेटा, सभी चीजें आएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो गलती करते हैं यहाँ पे लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ जाते हैं। आप इस सिलेबस को देखिए पूरे, इसमें कितना इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ी है तो हम उसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैक्रो के कुछ कुछ पोर्शंस हैं, बहुत सिलेक्टिव हैं। और टॉपिक का नाम आप देखिए, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे है पेपर का नाम। आपको अर्थव्यवस्था कहीं पढ़ने को नहीं बोला गया है, मुद्दों की बात करी है, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो आप केवल थ्योरी पढ़ के किताब से इसमें नहीं कुछ कर पाएंगे। और हमने आपको दूसरे वीडियो में बाद में हिंदी में बनाऊंगा, अभी इंग्लिश में बताया हुआ है कि 50% से ऊपर तो क्वेश्चन करंट इश्यूज पे आते हैं जो आप डेटा पे कर सकते हैं। चलिए दूसरे पेपर की बात करते हैं, फाइनेंस और मैनेजमेंट, वित्त और प्रबंधन। इसमें ज्यादा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फाइनेंस में प्रबंधन भी पढ़ना है आपको, लेकिन प्रबंधन कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट है इसमें फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली का। तो वित्तीय प्रणाली मतलब बैंकों का रेगुलेशन होता क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक के अलावा भी है ना, NBFCs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, क्योंकि आप एग्जाम भारतीय रिजर्व बैंक का तैयारी करने जा रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट काम है भारतीय रिजर्व बैंक के, और भारत में क्या मौद्रिक नीति रही है। कुछ कुछ टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे जब हम तैयारी कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे सिलेबस की। पेपर 1, ये पेपर 3 होता है, पेपर 2 होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। मैं आऊंगा अभी पैटर्न पे। कुछ टॉपिक कॉमन मिलेंगे आपको, तो इसकी तैयारी इसलिए साथ में करनी है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ओवरऑल सिलेबस की तैयारी करनी है। बैंकों को समझना है, अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, अभी नए स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी आ गए। उसके अलावा जो ऐसे वित्तीय संस्थान है, सिडबी, एक्जिम, नबार्ड, NSB, ये सब क्या करते हैं, क्योंकि RBI एक तरीके का सुपर रेगुलेटर है। RBI इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी संस्थाओं को रेगुलेट करता है। आपको ओवरऑल वित्तीय संस्थानों के बारे में पता होना चाहिए। फिर है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें क्या है, आपको जो विदेशी मुद्रा का बाजार है, डॉलर को खरीदना बेचना, बॉन्ड मार्केट होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट होती है कॉल मनी मार्केट, जिसमें मेजरली हमारे देश में बैंक ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, शेयर मार्केट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेटिव मार्केट को नहीं समझना है, वहां आऊंगा, वो भी सिलेबस में लिखा हुआ है पीछे। तो आपको आदि जैसे है ना, रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपको सब करनी है यहाँ पे। प्राथमिक और माध्यमिक बाजार मतलब प्राथमिक होता है जब कोई फर्स्ट टाइम कोई सिक्योरिटी बिक रही होती है मार्केट में, तो वो प्राइमरी है। उसके बाद कोई उसको दोबारा तिबारा खरीद रहा है तो वो उसके आगे का मार्केट है, उसके आगे बिक रहा है। इसमें भी आपको जो रिसेंट चीजें हों, जो हाल में जो चीजें चल रही हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अगर आपको पता ही नहीं शेयर क्या है, बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, बॉन्ड कैसे डिफरेंट है शेयर से, क्यों कंपनियां ये बॉन्ड इशू करती हैं, वो आपको पता नहीं होगा तो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट जान के कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो पहले समझना भी है। सामान्य विकास जनरल टॉपिक्स के नाम पे बहुत लंबा चौड़ा चीजें लिखी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, लोन देने में हमेशा रिस्क होता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप जानिए किस प्रकार के रिस्क होते हैं, क्या उनको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बैंक करते हैं। डेरिवेटिव पेन ने देखिए लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, मूल बातें समझनी है आपको। फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और स्वैप होते क्या है वो पता होना चाहिए,
और इनका क्या फंक्शन है, किस काम के लिए डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं। इसमें प्राइसिंग नहीं निकालनी है हमें डेरिवेटिव की, समझ रहे हैं आप। फाइनेंस का हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में लैंडस्केप जो बदला, अभी मैं आपको बोल रहा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक नए हैं, उसके अलावा आज फिनटेक कंपनी की बात चल रही है, आज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात चल रही है। ये क्या है, लेटेस्ट चीजें क्या हो रही हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से अभी भी हमारे देश में, मैं आज के पेपर में शायद पढ़ रहा था कि रिसेंटली फिर से $7 बिलियन आया है। तो ये पोर्टफोलियो डेवलपमेंट क्या है, एफडीआई और एफआईआई अलग अलग क्या है। पब्लिक सेक्टर में जो वित्तीय सुधार हुए हैं और जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है गवर्नमेंट, विनिवेश यानी कि सरकार जो अपनी कंपनीज को, आज तो बैंकों को भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, तो इसका क्या पर्पज है, क्यों हो रहा है ये। वित्तीय समावेशन जो सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आरबीआई उसको फैसिलिटेट करता है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, कैसे यूज कर रही है। मैं फिनटेक कंपनी की बात कर रहा था, मैं पेमेंट बैंक की बात कर रहा था। तो ये भी आपको बड़े स्केल पर समझना है और इसमें इंपॉर्टेंट डेटा पता होना चाहिए, या कोई सरकार की स्कीम है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि जनधन योजना। वित्तीय निज और सामाजिक लागत, सार्वजनिक निजी भागीदारी का वैकल्पिक स्रोत, तो और अल्टरनेट सोर्स होते हैं फाइनेंस के। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज का। इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपको मैनेजमेंट में भी एक टॉपिक मिलेगा, यहाँ पर इन्होंने बात करी है बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आ गए। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अक्षमता के मुद्दों को संबोधित करने में ई गवर्नेंस की भूमिका, किस तरीके से ई गवर्नेंस को लाके, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लाके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेटर किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है पहले ये भी समझना पड़ेगा, क्यों करी जाती है, और बड़ी कंपनियों में खासकर पब्लिक कंपनीज में इसका ज्यादा योगदान है। बजट, अब बहुत बार लोग इसके बहुत डीप में चले जाते हैं, और खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है जितना भी आप जानते होंगे बजट के बारे में वो काफी होगा। यहाँ पर ये एक टॉपिक है, आपको बस पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, जीएसटी क्या है। अब इन्होंने जो पुराना सिलेबस है 13वें वित्त आयोग की बात लिखी, अब आप 13वां वित्त आयोग थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे, अब तो वही 15वें वित्त आयोग की बात कीजिए। वित्त आयोग होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, और फिर से यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और फिस्कल पॉलिसी क्या है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं भी आप लिखिए सिलेबस में, लेकिन आपको समझना है। वो एफआरबीएम जो है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके तहत सरकार कोशिश करती है कि अपना राजकोषीय घाटा कम कर दिया जाए। और हाँ, भले से ही आप तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो में यही बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा कि आपको अंग्रेजी के टर्म भी साथ साथ पढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जहां आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो जाएगा। हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, समझने में आपको आसान रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है, कैसे इसके रुझान पता लगते हैं, कैसे अनुमान निकालते हैं, कौन से टूल यूज कर रहा है। जैसे आरबीआई आज की डेट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज कर रहा है, सीपीआई यूज कर रहा है, लेकिन सीपीआई डब्ल्यूपीआई से अलग कैसे है, होलसेल और रिटेल का क्या मतलब है। महंगाई को बढ़ाने से रोकने के लिए, जो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है उसको बढ़ाने से रोकने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और सरकार क्या कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, कैसे ये काम करते हैं। तो ये आपको समझ होनी चाहिए। फाइनेंस का सिलेबस, अभी मैंने बात की, पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो फाइनेंस में आपको सिलेबस काफी ज्यादा लगेगा। और जो लोग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कॉमर्स या मैनेजमेंट में कुछ पढ़ा नहीं है, पहले फाइनेंस का कोई कोर्स नहीं पढ़ा है, तो उनको ये थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा। लेकिन याद रखिए, पिछले साल से, कई सालों से आप देख सकते हैं कि ज्यादातर टाइम फाइनेंस और मैनेजमेंट के पेपर में स्कोर ज्यादा कर रहे हैं लोग। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो मैनेजमेंट करीब 50% आता है इस पेपर में, ये थोड़ा सा आसान रहता है। इसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्या गुंजाइश है, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मैनेजमेंट की जो प्रक्रियाएं हैं क्या होती हैं। एक पोस्ट कॉर्ब थ्योरी है, अगर आप देखेंगे इसको, कि भाई इसमें पहले एक योजना बनाई जाएगी, फिर संगठन होगा, फिर आप लोग रिक्रूट करोगे, भरोगे, उनको डायरेक्शन दोगे कैसे काम करना है, उन पर नियंत्रण भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि लोग भटक रहे हैं अपने काम से, ये सारा रोल जो है प्रबंधन करता है।
तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। कोई भी मैनेजमेंट की बेसिक किताब में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ मैनेजमेंट में आपको किताब पढ़ने का फायदा होगा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक अगर आप लेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। लीडरशिप थ्योरी, जो नेतृत्व की बात होती है, क्या एक नेतृत्व की शैली होती है, अलग अलग सिद्धांत हैं लीडरशिप के, और कौन एक सफल प्रभावी लीडर होता है, क्या लीडर के मुख्य कार्य होते हैं, वो आपको समझ में होने चाहिए। लेकिन टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में जब ऑप्शंस देखेंगे तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा काम करने के लिए अपना जो रिसोर्स है, उसका जो मैन पावर है कंपनी की, उसको डेवलप करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है और उसको फीडबैक भी देनी है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग से एक टॉपिक है। प्रशिक्षण और विकास, किस तरीके से आप जो है कर्मचारी का कल्याण, उनका वेलफेयर बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप एम्प्लॉय को मोटिवेशन दे सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी कई सारी थ्योरीज हैं। और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं मैनेजमेंट की थ्योरीज पे। मैं डिटेल में कभी बात कर सकता हूँ एक एक टॉपिक पे, और क्योंकि हिंदी में हमने अभी बनाना शुरू किया है, तो अगर आपके कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा जरूर कि किस तरीके की चीजें आपको और लगती हैं गैप हैं, तो उस तरीके के वीडियोज में और बना सकता हूं हिंदी में। मोटिवेशन और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और कम्युनिकेशन एक अलग टॉपिक है। संचार, अब आप देख रहे हैं कि भाई संचार के माध्यम कितने इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो इसमें आपको थोड़ा थ्योरी समझनी है कि संचार की प्रक्रिया क्या है, और जो हम मौखिक और लिखित करते हैं उसमें क्या अंतर है, वर्बल और नॉन वर्बल में क्या अंतर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कॉर्पोरेट प्रशासन फिर से आया जो हमने पहले डिस्कस किया था, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में लेटेस्ट चीजें न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं, तो आपको उन चीजों से भी अपडेटेड रहना है। तो अभी हमने बात की 2 पेपर के सिलेबस की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अब इतना सारा डिस्कशन करने के बाद फेज 2 का सिलेबस ESI और FM, मुझे मालूम है ज्यादातर लोग गलती करने वाले हैं फेज 1 में। एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखें तो पहला चरण जो है वो पहला ही चरण है। जब आप पहला चरण रखेंगे तभी तो दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। अभी हमने दूसरे चरण का सिलेबस इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये RBI ग्रेड बी एग्जाम को डिफरेंट बनाता है। और तीसरा चरण है इंटरव्यू, उसके लिए तैयारी ऑटोमेटिक होती रहती है जब आप ये ओवरऑल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जो गलती है, इस पहले चरण के लिए तैयारी ना करना, ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं यहाँ पे। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के अलावा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको थोड़ा फाइनेंस और बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान देना है, उसके क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे। और सबके लिए टाइम डिवाइडेड है, तो आप क्वांट में कम करेंगे स्कोर और इंग्लिश में कर लेंगे, या उसको रीजनिंग से कंपनसेट कर लेंगे, इससे होगा नहीं जैसे पहले हो पाता था। तो पिछले साल RBI ने ये शुरू कर दिया, अलग अलग टाइम दिया। तो आपको क्वांट के भी मार्क्स लाने हैं, रीजनिंग के भी लाने हैं और इंग्लिश के भी लाने हैं। और जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपका 40% ऑफ फेज 1 एग्जाम है। इसमें अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो फेज 1 ही क्लियर नहीं होगा। और इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी होती है इसमें, हर एक सेक्शन में आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, निगेटिव मार्किंग तो है ही। भले से ही आप RBI ग्रेड बी की तैयारी में चिंता कर रहे हो फेज 2 की तैयारी कैसे होगी, लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि फेज 1 को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और यह है फेज 2। हमने पहले बात करी थी आर्थिक और सामाजिक जागरूकता वाले पेपर की, ESI पेपर, और हमने फिर डिटेल में बात करी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, वित्त और प्रबंधन के पेपर की। ये दोनों 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं। इसके अलावा एक पेपर है इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव, जिसमें कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है। आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और कंप्यूटर में टाइप करके लिखना है कीबोर्ड के हेल्प से। बाकी पूरा एग्जाम RBI ग्रेड बी का पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और सारा का सारा एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। लेकिन अंग्रेजी का पेपर थोड़ी ना हिंदी में होएगा, तो ये दोनों भाषाओं में नहीं होएगा, चाहे वो फेज 2 में हो या फेज 1 में। तो इंग्लिश का एग्जाम तो इंग्लिश में ही होगा, और ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप RBI निकाल लेंगे, आप अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं तब भी आप RBI निकाल लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी हिंदी में होता है। को इंग्लिश तो क्वालिफाई करनी है फेज 1 में, और फेज 2 में तो ये 100 मार्क्स का है, 1/3 है एग्जाम का। आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, लेकिन सही ग्रामर लिखनी है।
और ग्रामर तो क्लास 10th में जितनी पढ़ी होती है वो बहुत होती है, गलतियां नहीं करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इंटरव्यू में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इसको भी आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट निकालते ही हैं। तो रिटन एग्जाम दोनों भाषाओं में है और इंटरव्यू भी। अब समस्या यह आती है कि आप बोलते हैं कि भाई हिंदी में पढ़ने की सामग्री, अच्छी सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए एग्जाम बी पर हमने जो कोर्स निकाला है, हमने पिछले वर्ष में जो प्रश्न आए हैं उसके हिसाब से अपना सिलेबस को डिजाइन किया है। ऑफ कोर्स जो सिलेबस आरबीआई ने दिया है उसको ध्यान में रख के ही किया है और एकदम संक्षिप्त जानकारी जो एकदम टू द पॉइंट है एग्जाम के लिए वो हमने दी है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी किताबें कॉपी करके आपको कोई दे देगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं और उसी पे आपको प्रश्न करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आप वो देख पाए कि आप भाई कॉन्सेप्ट जो है वो सीख पा रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए सारे के सारे वीडियोज हैं फेज 1 के लिए भी और फेज 2 के लिए भी, और पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ मिलेंगी। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कुछ स्टैटिक जनरल अवेयरनेस होती है, जैसे कि उसमें कोई इंडेक्सेस हैं, कोई नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट करेंसीज, कैपिटल्स, वो आपको मिलेंगे। और ये इस तरीके के नोट्स जो हैं आपको कोर्स में पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आप फैकल्टी से बात कर सकते हो। लाइव क्लास तो होती है, लेकिन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो 1-on-1 मीटिंग के लिए भी, और अपने साथ दूसरे लोगों के साथ जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आप सीख सकते हो। लाइव क्लासेस में आप फैकल्टी से अपने सारे प्रश्न पूछिए। रोज लाइव क्लासेस होती हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस टेस्ट भी हम देते हैं और उसमें आपको इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं कि आपका लेटर, आपका ऐसे चेक करके कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है आपको अपडेटेड मिलेंगे। लाइव क्लासेस में भी आपको अपडेटेड डिस्कशन होते रहेंगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत सीनियर लोग लेते हैं, जिससे कि आपको रियल इंटरव्यू का अनुभव यहाँ पर देखने को मिले। ये हमारे फैकल्टी हैं आरबीआई ग्रेड बी कोर्स के लिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सबके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको पास 20 मॉक टेस्ट हैं और पिछले साल के पेपर्स हैं और 15 मॉक टेस्ट हैं आपके फेज 2 के लिए। फेज 1 के लिए 20 हैं और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 5 मॉक टेस्ट हैं जो मैं आपको बोल रहा था। हम आपको चेक करके आपके आंसर बताएंगे और आपको इम्प्रूव करने का तरीका बताएंगे। इंग्लिश के लिए, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था हिंदी मीडियम के लोग हैं, तो हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। डॉक्टर शर्मा जो इंग्लिश में पीएचडी हैं आईआईटी कानपुर से और आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर रहे हैं, और अरुणिमा सिन्हा मैम जो पिछले 10 सालों से पढ़ा रही हैं और इंग्लिश ऑनर्स हैं सेंट जेवियर कॉलेज रांची से। वो भी पहले सिडबी में ग्रेड बी ऑफिसर थी, उससे पहले बैंक पीओ थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप रेजोल्यूशन लेंगे, अपना कैरियर बनाएंगे आने वाले साल के लिए। आप कोई भी प्रश्न कमेंट पे लिखिए, कैसे और गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूं, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028 पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके शानदार भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आने वाले साल की शुभकामनाएं।